इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए एवं इसके प्रमुख क्षेत्र बताएं। तो सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहूँगी कि आप सभी स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे पहले जो है मानव भूगोल की परिभाषाएं, एक या दो परिभाषाएं आपको आनी चाहिए और उनकी व्याख्या भी आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो उत्तर है इसका, भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। तो जैसा कि इस लाइन में कहा गया है कि मानव भूगोल है क्या, वो है जो हमारा भौतिक वातावरण है और जो मानवीय क्रियाएं हैं, इनके बीच जो भी अंतर संबंध, जो भी रिलेशनशिप है, उसी का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल है। और साथ ही इसमें जो फ्रेडरिक रेडज़ेल, जिन्हें कि मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेडज़ेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इसमें भी वही कहा गया है कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज क्या हुआ, मानवीय क्रियाओं से ही मानव समाज बनता है, ठीक है, मानव संस्कृति से मानव समाज बनता है, तो उसका, और दूसरा क्या है, धरातल यानी वही हमारा भौतिक वातावरण या भौतिक पर्यावरण। तो इन दोनों का जो संबंध है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, उसी का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल है। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि इसके प्रमुख क्षेत्र बताएं। तो मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो क्या क्या हैं, वो हैं जैसे जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ठीक है। तो ये आपको इनके नाम लिखने हैं। इसके साथ और भी कई हैं, जैसे नगरीय भूगोल हो गया और पर्यावरण भूगोल हो गया। तो वो सब भी जो है मानव भूगोल का ही क्या है, एक क्षेत्र है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमें मानव भूगोल के विषय वस्तु की व्याख्या करनी है। तो उत्तर है, मानव भूगोल के अध्ययन के विषय वस्तु क्या है। सबसे पहला है भौतिक पर्यावरण व मानव जगत के बीच अंतर संबंधों द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। यानी कि मानव भूगोल किस चीज़ का अध्ययन करता है, भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के जो अंतर संबंधों से जो एक सांस्कृतिक वातावरण, एक सामाजिक वातावरण जो बनता है, उसका अध्ययन। नेक्स्ट है, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है, ठीक है। तो इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं और अनेक जो भी प्रकृति द्वारा हमें खनिज और जो भी संसाधन मिले हैं, उनका हम डीपली स्टडी करते हैं। तो इस लाइन का वही अर्थ है। और थर्ड है, धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत एवं उनकी क्षमताओं का अध्ययन। तो इसमें हो गया कि जो भी मानवीय क्रियाकलाप हैं, जो मानव जो है पृथ्वी पर रहकर जो भी क्रियाएं करता है, हम उसका अध्ययन भी मानव भूगोल में करते हैं। तो यही मानव भूगोल का क्या है, विषय वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव के प्रकृतिकरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मानव का प्रकृतिकरण, इसका अर्थ क्या हुआ, ये कौन सी विचारधारा है, ये है निश्चयवाद विचारधारा। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आए कि निश्चयवाद विचारधारा को समझाइए या उस अवधारणा की विशेषताएं बताइए, तो यही आंसर होगा इसका भी। तो इसका आंसर है, इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रित होते हैं। दूसरा है, प्रकृति की सीमाओं के अंदर मनुष्य रहता है, यानी कि मनुष्य जो अंदर रहता है का अर्थ यहाँ पे ये है कि मानव जो भी क्रियाएं करता है वो मतलब प्रकृति से क्या होती हैं, प्रकृति के सीमाओं के अंदर होती हैं। और नेक्स्ट
जो पॉइंट है वो है मानव के रहन सहन, खान पान, समाज एवं संस्कृति में भी प्राकृतिक वातावरण की ही छाप होती है। यानी कि मनुष्य का पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जो है वो किस पे निर्भर करता है, वो करता है उसकी प्राकृतिक वातावरण पे निर्भर। और नेक्स्ट पॉइंट है, आज भी आदिवासी जंगलों में प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ों पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज भी जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं तो वो पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। तो यही है मानव का प्रकृतिकरण या फिर निश्चयवाद विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 4, नव निश्चयवाद की 3 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर, इस विचारधारा के जनक ग्रिफ्थ टेलर हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो नव निश्चयवाद विचारधारा थी वो ग्रिफ्थ टेलर द्वारा दी गई थी। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो वो हैं, नव निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना होगा। और थर्ड है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए, जैसे उद्योगीकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना या फिर खनन करते समय अत्यधिक दोहन से बचाना। तो कुल मिलाकर नव निश्चयवाद विचारधारा जो है वो निश्चयवाद और संभववाद के बीच का एक मध्य मार्ग है, जिसमें ये समझाया गया है कि मनुष्य को प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए ही विकास करना है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी की PDF की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, तो PDF आपको मेल कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका प्रयोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की इस विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है और इसकी 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, सबसे पहले तो ये यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है कि प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, तो प्रकृति का मानवीकरण का अर्थ क्या है कि ये संभववाद विचारधारा है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण का अर्थ हुआ कि प्रकृति पर मानव का प्रभाव, प्रकृति पर मानव की छाप। ठीक है, तो इसका उत्तर है मानव भूगोल की इस विचारधारा को संभववाद नाम से जाना जाता है और इसकी विशेषताएं निम्न हैं। पहला, समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकास कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। कुल मिला के इसका अर्थ ये है कि मानव जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना जो है विकास करता है और नई संभावनाएं जो है वो इसमें ढूंढ लेता है। और नेक्स्ट जो है वो है, इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूपृष्ठ का निर्माण करती हैं और मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर नजर आती है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भी हम अपने आसपास देखते हैं उसमें क्या है, मानवीय क्रियाओं की एक छाप होती है और यही अर्थ है प्रकृति का मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करो। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो भी मानव विकास कर रहा है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो उसमें ये बताना है कि प्रकृति का जो ज्ञान है वो कितना महत्व रखता है। यानी कि प्रकृति से सीख कर ही, प्रकृति से ज्ञान लेकर ही मनुष्य जो है वो विकास करता है। तो इसको ही उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। उत्तर, किसी भी समाज की संस्कृति विकास के स्तर की सूचक होती है। यानी कि जितना सांस्कृतिक विकास होगा
उसी से ये अनुमान लगाया जाएगा कि ये समाज कितना विकसित है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण व ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की। नेक्स्ट है, डीएनए तथा आनुवांशिक के रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की। नेक्स्ट, वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए। प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। तो जैसे जितना हम प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसी आधार पर ही हमारे जो सांस्कृतिक वातावरण है उसका निर्माण भी होता है और उसका विकास भी होता है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, तो पीडीएफ आपको मेल कर दिया जाएगा।